गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, फाइनल अकाउंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में इस चैप्टर को हम करने वाले हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और ये बहुत जगह पे आपको धीरे धीरे काम आने वाला है। ठीक है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एंड तक, जब तक आप इस स्ट्रीम में हो तब तक आपको ये काम आने वाला है। अब देखिए, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो। स्टडी करने के साथ साथ आपके पेरेंट्स जानना चाहते हैं, हर कोई उत्सुक होता है कि भाई हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है उसका क्या रिजल्ट आया। आप लोग पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, स्टडी कर रहे हो, पर उसका कुछ आउटकम अगर पेरेंट्स को नहीं दिखेगा, अगर उसका कुछ आउटकम जो है पेरेंट्स को नहीं दिखेगा, तो उनको लगेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या रंग ला भी रही है कि नहीं ला रही। तो इसलिए रिजल्ट जो है, एग्जाम जो है, टेस्ट जो है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। हमें इवेल्यूशन करना, सेल्फ इवेल्यूशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, सेल्फ इवेल्यूशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हम लोग कोचिंग लेते हैं कहीं पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हमारे से ले रहे हैं, छोटी क्लासेस में कोचिंग लेते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, साथ साथ टेस्ट होते रहते हैं। तो किस लिए होते हैं? देखने के लिए कि बच्चों को जो पढ़ाया गया है, बच्चों को जो पढ़ाया गया है एक्चुअल में उनका रिजल्ट वही आ रहा है जो हमने उसको शिक्षा दी है। राइट, पेपर होते हैं सेमेस्टर वाइज, एनुअल वाइज। ठीक है, उसका रिजल्ट, पेरेंट्स रिजल्ट जानना चाहते हैं। हम लोग रिजल्ट से ही इवैल्यूएशन करते हैं, बच्चा इंटेलिजेंट है या नालायक है। ठीक है ना, बच्चा एवरेज है, नालायक स्टूडेंट है, या बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। किससे? हमारी सोसाइटी जो है किससे मेजर करती है? वो मेजर करती है, इवेल्युएट करती है हमारे रिजल्ट से। ठीक है ना, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक वो कहते नहीं कि हमारा बच्चा होशियार है, नालायक है, पढ़ने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका रिजल्ट। जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साल के दौरान अपनी एफर्ट्स देती रहती है और वो जानना चाहती है हमने इस पूरे साल में एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस करी, हमने पूरे साल के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हमें लॉस हुआ, क्या हमारी एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई इस बिजनेस एंटिटी का एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, एक्चुअल में पर्टिकुलर पीरियड के दौरान इन लोगों ने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा गवाया है, ये हम जानना चाहते हैं। उनकी उत्सुकता बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। ठीक है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे इन्वेस्टर है। आपके इन्वेस्टर कौन है? आपके पेरेंट्स ही है ना। पैसा आपके ऊपर कौन लगा रहा है? आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं। तो वो जानना उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब हम किसी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न की उम्मीद तो हर कोई करता है। हम बैंक में एफडी करवाते हैं तो रिटर्न की उम्मीद नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, क्या हम रिटर्न की उम्मीद नहीं करते? बिल्कुल करते हैं जी। तो रिजल्ट जानना हमारा पहला अधिकार है। ठीक है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम क्यों जानना चाहते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, रिजल्ट दिखना चाहते हैं, एक्चुअल में हम जा कहाँ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन सही है या गलत है। इसके लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का? ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है, पहला प्रॉफिट जानना, प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान, इस पीरियड के दौरान हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ हमें। दूसरा, पर्टिकुलर डेट को हम फाइनेंशियल सिचुएशन जानना चाहते हैं कि आज के दिन 31 मार्च 2010 को कितना, क्या सिचुएशन है हमारी।
31 मार्च 2021 को 31 मार्च 2022 को हमारी क्या सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट आता है वैसे तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, पर यहां पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है सिलेबस में। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट में हमारे को क्या क्या है, एक तो प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है जी। तो पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सिलेबस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तरीके से है। अब देखिए, पहले मैं शुरू करूंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर से, फिर मैं आगे वन बाय वन बढ़ूंगा मेरे बच्चों। अब देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दो तरीके की होती है। एक प्रॉफिट, एक नॉन प्रॉफिट। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं? जिनका मेन मोटिव, जिनका मेन इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, साफ साफ प्रॉफिट कमाने के मुद्दे से उनका बिजनेस होता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है ना, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारे, ट्रस्ट, सोसाइटीज, हमारी आईसीआई हो गई, आईसीएसआई हो गई, आईसीएमएआई। आईसीएआई है इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गई, ये जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती। पर आज की डेट में पता है आपको, जितने भी डेरे हैं, जितने भी मंदिर गुरुद्वारे हैं, सब पैसे से लदालद हैं। ठीक है ना, वो ही सबसे बड़ी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है आज की डेट में। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आपको पता ही है हॉस्पिटल्स का क्या हालात हैं। ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल्स का क्या हालात हैं। मतलब क्या है, कहने को ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि इनका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल हेल्प होता है, सामाजिक भलाई होती है, समाज की सुधार के लिए ये लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, समाज भलाई के लिए ये बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस नहीं बोलते ये, एक्चुअल में ये समाज भलाई का कार्य शुरू करते हैं। पर रियलिटी में, इन रियलिटी, इन एक्चुअल टर्म, प्रैक्टिकल टर्म में सबसे बड़े प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही यही होते हैं आज की डेट में। ठीक है, तो चलिए मेन प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर, थ्योरेटिकली बात करेंगे, मतलब बुकिश बात करेंगे। चलो ये तो हो गया। देखिए, सारे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। बहुत सारी एनजीओज हैं जो क्या है, समाज की भलाई का काम बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। ठीक है ना, हम सभी को एक कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। सभी तरीके की इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या है, समाज भलाई के लिए अच्छा काम करती हैं। ठीक है, और सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बनती हैं। तो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की है। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, जिनका मेन प्रॉब्लम मुद्दा, मेन इंटेंशन क्या होती है, इंटेंट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, वो सोशल हेल्प के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं। ठीक है जी। अब देखिए, दोनों ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें क्या क्या बनता है। वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? एक है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक ट्रेडिंग कंसर्न, या फिर कह सकते हो इसको नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न।
ठीक है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रेडिंग कंसर्न भी बोल सकते हो आप। ठीक है जी, ट्रेडिंग कंसर्न और यू कैन से ट्रेडिंग कंसर्न। इनको क्या क्या बनाना होता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को नंबर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, इसको साथ साथ आप लिखते जाना बच्चों नोटबुक पे। दूसरा इनको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तीसरा इनको क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। ये मैं वही बातें कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है जी, हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो इस लेक्चर से शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, ये चीजें करेंगे। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं वो चार चीजें बनाती हैं मेरे बच्चों। नंबर एक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नंबर दो, ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर तीन, P&L अकाउंट। चौथा है बैलेंस शीट। ठीक है जी, चौथी क्या बनती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, बैलेंस शीट। मतलब पहले नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर ट्रेडिंग, देन P&L और लास्ट में बैलेंस शीट। किस लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए। अब चलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। देखिए जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इसमें सिर्फ दो चीजें बनाई जाती हैं। इसमें एक तो बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, सरप्लस या फिर एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए। दूसरे नंबर पे यहां पे क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसका दूसरा नाम यहां पर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, ये कहानी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, और ये क्या है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट वाले क्या है, मंदिर, गुरुद्वारे, ट्रस्ट। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। इन लोगों को क्या है, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है और फाइनेंशियल सिचुएशन जानने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ती है। ये हम जब एनपीओ करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। और जहां पर हम बात करें प्रॉफिट कंसर्न की, इसको हमने दो पार्ट में बांटा है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग। पहले हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग इस लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम बात करेंगे ये जो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम बात करें इसको आप सिंपल तौर पे दो कैटेगरी में बांट सकते हो। वो दो कैटेगरी कैसे है, एक है, इस चैप्टर को हमने दो तरीके से बांटा है। किस तरीके से, एक विदाउट एडजस्टमेंट्स, एक क्या है विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगी। ठीक है जी, विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी। ठीक, और विद एडजस्टमेंट मतलब जिसमें एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, अब देखिए इन दोनों के लिए फाइनल अकाउंट आप कोई भी बना रहे हो, फाइनल अकाउंट आप कोई भी बना रहे हो, चाहे वो विदाउट एडजस्टमेंट वाला हो, चाहे वो विद एडजस्टमेंट वाला हो, उसमें एक चीज कॉमन होती है, इनपुट जो है, इनपुट जो है वो कॉमन होती हैं। अब देखिए जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला होता है उसमें इनपुट्स क्या क्या होते हैं। इनपुट का मतलब जिससे आप लोग क्या है फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे, उसके लिए इनपुट पहला होता है ट्रायल बैलेंस।
ठीक है जी, विदाउट एडजस्टमेंट। और विद एडजस्टमेंट में जो पहला इनपुट होता है वो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। दूसरा इनपुट क्या होता है, एडजस्टमेंट्स। मतलब क्या है, इन दो चीजों से आपको क्या है, फाइनल अकाउंट तैयार करना है, ट्रायल बैलेंस से और एडजस्टमेंट के साथ फाइनल अकाउंट तैयार करना है विद एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस जो हम लोग बनाते हैं उसको क्या करते हैं हम, डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस का रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स आर डेबिटेड। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड क्या आती है, एक्सपेंसेस, लॉसेस और एसेट्स। और क्रेडिट साइड क्या आती है, इनकम, गेन्स और लाइबिलिटीज। ठीक है जी, इनकम, गेन्स और लाइबिलिटीज आती है मेरे बच्चों। ठीक है, इनकम, गेन्स और लाइबिलिटी आती हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट का सिंपल परफॉर्मा बताऊंगा, फिर हम विदाउट एडजस्टमेंट के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कशन करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए, पहली बात, फाइनल अकाउंट है क्या। फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड है, इसके बाद कुछ है नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। रिपोर्टिंग जो होती है वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है ना, रिपोर्टिंग जो होती है वो मैनेजमेंट में होती है। ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, उस रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या है, हम आगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक, विच इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द समरी ऑफ द अकाउंट्स विद ए व्यू टू डिटरमाइन। कहते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए बनाते हैं, इस व्यू से, इस ये जानने के लिए, नंबर एक, नेट प्रॉफिट कितना हुआ ट्रेडिंग कंसर्न से, इन टर्म ऑफ द प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड फॉर ए गिवन पीरियड। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मोटिव क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। नंबर दो, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन द लास्ट डेट ऑन द गिवन पीरियड। फॉर एग्जांपल, पीरियड कौन सा है, 2021 है, 2020 एंड 21 है, 2020-21 है। 2020-21 में लास्ट डेट कौन सी है, 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 क्या हो गया, एक बैलेंस शीट डेट हो गई। इस डेट को बैलेंस शीट बनेगी, इस डेट को क्या हमारी एसेट्स हैं, क्या हमारी लायबिलिटीज हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है जी, ये जानने के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कैश और ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, अब चलिए, अब पहले नंबर पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, परफॉर्मा क्या होता है उसका, ठीक है जी, और किस तरीके से हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का। इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द जीपी। हम किस लिए बनाते हैं इसको, जानने के लिए, क्या, टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो हमें समय बताया गया है, उस पीरियड के दौरान हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या हमें ग्रॉस लॉस हुआ है, ये जानने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं मेरे बच्चों, हम बना रहे हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। अब उसके बाद है, इट शोज द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है ना, ट्रेडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज, सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज की जो एक्टिविटी हुई है, सेल परचेज की जो एक्टिविटी हुई है, उसका रिजल्ट जानने के लिए, इन रिलेशन टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग अकाउंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या शो करती है, कहते हैं रिजल्ट शो करती है ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिलेटिंग टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई ट्रेडिंग एक्टिविटी से, सेल और परचेज एक्टिविटी से कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ। ठीक है ना, हमने गुड्स खरीदी, गुड्स बेच दी। अब गुड्स खरीदने के रिलेटेड कुछ खर्चे हुए,
दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था ना जब हमने टर्मिनोलॉजी का चैप्टर किया, कॉन्सेप्ट जब हमने इंट्रो पार्ट में कुछ बेसिक जब चैप्टर हम कर रहे थे तो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। टर्मिनोलॉजीज में हमने पढ़ा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं परचेज के साथ, डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज, जो परचेज के साथ खर्चे रिलेट करते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू जितना हमने गुड्स खरीदा उसके ऊपर कुछ खर्चे हुए खरीदने के, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, सेल। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। उस प्रॉफिट या लॉस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। जैसे हमने टर्मिनोलॉजी में ही पढ़ा था कि अगर इनकम ज्यादा है ओवर द एक्सपेंसेस, इनकम जो है ज्यादा है ओवर द एक्सपेंसेस तो क्या होता है, प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है ओवर द इनकम तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पर इस लॉस को क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है जी। तो अब ये कुछ फॉर्मुलेशन है किसको फाइंड आउट करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए। जीपी के लिए क्या है, नेट सेल माइनस सीओजीएस। नेट सेल क्या है, सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, सेल माइनस सेल रिटर्न और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सीओजीएस माइनस नेट सेल। या फिर इसका आप सिंपल ही कर सकते हो, दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंगल फॉर्मूला लगा सकते हो, नेट सेल माइनस सीओजीएस। अगर पॉजिटिव में आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में आ गया तो ग्रॉस लॉस। बस सिंपल सी बात है, दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। वैसे हमने पहले आपको बताया ही ना, मैंने आपको लॉजिकल पहले बताया कि जब इनकम ज्यादा होंगी, मतलब सेल, नेट सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में है तो वो प्रॉफिट ही होगा। अगर एक्सपेंसेस माइनस सीओजीएस माइनस नेट सेल करोगे, वो पॉजिटिव अमाउंट आ गई तो इसका मतलब है ग्रॉस लॉस है। ठीक है, ये तो दो अलग अलग फॉर्मूले हो गए। नेट सेल माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू क्या हो गया, जीपी। सीओजीएस माइनस नेट सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। ठीक है ना। अगर आप इसको सिंगल फॉर्मूले में ही करना चाहते हो तो सिंपल तरीके से नेट सेल माइनस सीओजीएस कर दीजिए। ठीक है जी, नेट सेल माइनस सीओजीएस कर दीजिए। अब क्या आ जाएगा, अगर पॉजिटिव में हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में हुआ तो ग्रॉस लॉस। ठीक है जी। अब नेट सेल कैसे आएगी, सेल, टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है जी, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्या होती है, इन का मतलब, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड में। इन का मतलब क्या होता है, आना। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, आना। आना मतलब अब जब मैंने आपको सेल करी है तो तभी वापस आएगी ना। ठीक है ना। इनका मतलब क्या होता है, आना, वापस आना। वापस कैसे आएगी, मैंने सेल करी आज, मैंने आज सेल करी तो 2 दिन बाद आपने कहा, मैंने आपको बोला कि 4 दिन के अंदर अंदर आप लोग क्या है, गुड्स अगर कोई डिफेक्टिव निकलती है, गुड्स अनमैचेबल लगती है कि भाई जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया था उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं करती, तो आप क्या है 4 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपने 2 दिन बाद वो गुड्स रिटर्न कर दी, कुछ आपको 2-5 यूनिट एक्स्ट्रा जो खराब लगे, आपको क्या है मैचेबल नहीं लगे, तो फिर आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो वो वापस आ गई ना मेरे पास, इन हो गई, इनवर्ड रिटर्न, इनवर्ड सेल रिटर्न एक ही बात है। आउटवर्ड क्या होगा, आउटवर्ड, आउट का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, जाएंगी कब, मैंने गुड्स परचेज करी होंगी तभी तो मैं वापस जाएंगी ना। वो मैंने परचेज करी पहले, फिर मैंने आपको, मुझे वो गुड्स पसंद नहीं थी या फिर डिफेक्टिव थी, मैंने उसको वापस भेज दिया आपके पास, तो वो क्या हुआ, आउटवर्ड परचेज रिटर्न। ठीक है, सीओजीएस सबसे मेन, सीओजीएस। अब आपको ये तो पता लग गया नेट सेल क्या होता है, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जो गुड्स हमने सोल्ड करी है उसकी कॉस्ट कितनी है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा फिर करेंगे कि सीओजीएस क्या होता है, जो गुड्स सोल्ड करी हैं उसकी कॉस्ट। ये कैसे आएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस मतलब नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर कौन कौन सी चीजें हैं। नेट परचेजेस क्या है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, लिख सकते हो आप साथ साथ। परचेजेस लेस रिटर्न, ठीक है जी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जरा अच्छे से हम लोग लिख देते हैं, कौन कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन से होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज ऑफ गुड्स होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये कौन कौन से हैं, चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हैं फ्रेट इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई सेल वाली नहीं, परचेज वाली, वेजेस, ठीक है जी। और कोई ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे करें आपने, आपने गुड्स परचेज करने के लिए कोई कस्टम ड्यूटी पे करी है, ठीक है जी। ये सारे खर्चे जो हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है जी। फ्रेट, कैरियज, ऑक्ट्राई, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ले सकते हो इसमें, ठीक है। ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट expenses which is directly related to the, or you can say directly associated with the purchase, ठीक है जी। तो चलिए अब इसका परफॉर्मा क्या होगा। अब परफॉर्मेंस से जाने से पहले पहले हम बात करते हैं सीओजीएस एक्चुअल में बना कैसे, बना क्यों। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करा आपने, मान लीजिए, चलिए इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। हमारा क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, पहले इसको छोड़ देते हैं थोड़ी सी स्पेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, तो यहां पर आ गया 10,000, ठीक है जी। उसके बाद आपने 2 लाख रुपए का सपोज करिए इस साल मटेरियल परचेज करा, ठीक है जी। उसके ऊपर मान लीजिए 20,000 रुपए खर्चा किया आपने, तो ये आपके हो गया जी कुल मिला के 2,30,000, 2,30,000, ठीक है जी। 2,30,000 रुपीज, 2,30,000 रुपए का आपने टोटल, 10,000 रुपए का आपके पास स्टॉक पड़ा था, 2 लाख का और खरीद लिया, 2,10,000 हो गया, ठीक है। और 20,000 रुपये उसके ऊपर खर्चा कर दिया, तो कुल मिला के आपके पास अवेलेबल कितना था सेल के लिए सामान, 2,30,000 रुपये का, 2,30,000 का। उसमें से सपोज करिए आपने, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में एंड में 15,000 रुपये का अभी भी पड़ा हुआ है। अब देखा जाए तो वो खर्चा नहीं हुआ ना, वो आपका गुड्स बिका ही नहीं, स्टॉक आपका बिका ही नहीं, ठीक है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, देखिए वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के, पर हम ट्रेडिंग में यहां पर ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो क्या करती है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट और फेयर